हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 13 है और आज इस क्लास में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है मराठा साम्राज्य, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में पढ़ा था और शिवाजी महाराज के द्वारा जो उनका प्रशासन था और जो अष्ट प्रधान, जो 8 प्रधानों का एक समूह था जिसे मंत्री परिषद भी कहते थे, तो अष्ट प्रधान के बारे में भी हमने देखा था, जिसका अष्ट प्रधान का जो प्रधान होता था वो पेशवा होता था। शिवाजी महाराज का जो अंतिम सैनिक अभियान था वो बीजापुर के खिलाफ था, जिसमें शिवाजी महाराज की जो मदद की जाती है वो कुतुब शाह के द्वारा की जाती है और शिवाजी महाराज जिंजी व वेल्लूर के किले को जीत जाता है। और जब शिवाजी महाराज कर्नाटक अभियान से वापस आते हैं और कुछ दिनों के बाद वो बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है 1680 में। मराठा साम्राज्य के जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं संभाजी। संभाजी छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे हैं। जब 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है शिवाजी की, तो 1680 से 1689 तक संभाजी मराठा साम्राज्य के शासक बनते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि छत्रपति शिवाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य की जो भागदौड़ संभालते हैं वो हैं हमारे संभाजी शासक। नेक्स्ट पॉइंट है कि संभाजी शासक की माता का नाम था साईबाई निंबालकर। जो शिवाजी महाराज थे जिनकी 8 पत्नियां थी, 8 पत्नियों में से जो एक पत्नी थी साईबाई निंबालकर, उनके पुत्र थे संभाजी महाराज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संभाजी महाराज ने अपने जो गुरु बनाए थे वो बनाए थे केशव भट्ट और उमाजी पंडित जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संभाजी की पत्नी का नाम था यशो बाई और इनके पुत्र का नाम था साहू जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संभाजी महाराज ने अपना जो राज्याभिषेक करवाया था वो 1680 में रायगढ़ में करवाया था, क्योंकि रायगढ़ मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब संभाजी ने 1680 में अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो राज्याभिषेक करवाने के पश्चात संभाजी महाराज ने जो अष्ट प्रधान में जो प्रधान होता था, जो नेतृत्व करता था, वो पेशवा पद होता था। अष्ट प्रधान का एक पद था पेशवा। तो संभाजी ने अपने राज्याभिषेक के बाद जो पेशवा बनाया था, पेशवा नीलोपंथ जी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि संभाजी ने जो अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था उज्जैन के एक विद्वान को, जो थे कवि कलश को अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया था संभाजी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय जब विद्रोह करके औरंगजेब के दरबार से भाग जाता है तो वो भागकर मराठा साम्राज्य में संभाजी के शासनकाल में शरण लेता है और वो मराठा साम्राज्य में 6 वर्ष तक रहता है, जिससे औरंगजेब संभाजी से नाराज हो जाते हैं। दोबारा से देखिए कि औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय विद्रोह करके संभाजी के दरबार में आ जाता है। वह संभाजी के शासनकाल में शरण लेता है और 6 वर्ष तक मराठा साम्राज्य में रहता है। इससे नाखुश होकर औरंगजेब संभाजी पर हमला कर देते हैं और संभाजी पर जब हमला कर देते हैं तो संभाजी को पराजित करके उनकी हत्या कर दी जाती है। संभाजी की जब हत्या कर दी जाती है और साथ में जो इनके सलाहकार थे, संभाजी के जो उज्जैन के विद्वान जो सलाहकार थे
कवि कलश को भी मार दिया जाता है। और मरने के बाद जो अकबर द्वितीय है ये भागकर फारस चला जाता है। दोबारा से देखिए कि औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर द्वितीय वो विद्रोह करके संभाजी के शासनकाल में आ जाता है और 6 वर्ष तक मराठा साम्राज्य में रहता है। इससे नाखुश होकर औरंगजेब मराठा साम्राज्य पर हमला कर देते हैं और संभाजी की हत्या कर देते हैं। और संभाजी के साथ साथ जो संभाजी के सलाहकार थे कवि कलश को भी मार दिया जाता है और अकबर द्वितीय भागकर फारस चला जाता है। जब संभाजी की हत्या होती है 1689 में और इनकी जो हत्या हुई थी औरंगजेब के द्वारा वो 1689 में संगमेश्वर के दुर्ग में हुई थी। संभाजी की मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे साहू व इनकी जो पत्नी थी यशोबाई, साहू और यशोबाई को बंदी बनाकर औरंगजेब अपने दरबार में ले जाता है। जब संभाजी की मृत्यु होती है तो साहू जो थे वो 7 वर्ष के थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संभाजी जो महाराज थे, छत्रपति संभाजी जो महाराज थे, इनको कुछ उपाधियां दी गई थी जैसे धर्मवीर और शंभू राजे। धर्मवीर और शंभू राजे इनको उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भाषाओं का जो ज्ञान था, संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा व शासक नहीं थे, ये एक विद्वान भी थे जो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी रखते थे। तो इनको जो भाषाओं का ज्ञान था वो थी संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा और हिंदी भाषा। तो इन भाषाओं का ज्ञान था संभाजी महाराज को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संभाजी महाराज ने इन भाषाओं में व अन्य भाषाओं में कुछ ग्रंथ भी लिखे थे। जैसे इनका पहला जो ग्रंथ है वो है बुद्धभूषणम। बुद्धभूषणम जो ग्रंथ लिखा था वो संस्कृत भाषा में लिखा था संभाजी महाराज ने। दूसरा जो ग्रंथ है वो है नख शिखांतिका, नख शिखांतिका। तीसरे जो हैं इन्होंने संस्कृत के नीति ग्रंथ लिखे थे। तो संस्कृत के जो नीति ग्रंथ लिखे थे वो संभाजी महाराज ने लिखे थे और ये हैं कुछ ग्रंथ जो संभाजी महाराज ने लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ने मरते दम तक धर्म परिवर्तन नहीं किया था। और संभाजी महाराज ने कथन एक वाक्य बोला था जो था, मैं धर्म नहीं सिर दे सकता हूं, कि मैं धर्म नहीं बदल सकता परंतु अपना सिर कटवा सकता हूं। तो ये थी हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की जानकारी। इनके बाद इनके जो छोटे भाई थे, जो इनके सौतेले भाई थे राजा राम जी, छत्रपति राजा राम जी, इनकी मृत्यु के बाद जब 1689 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद इनके सौतेले भाई शासक बनते हैं मराठा साम्राज्य के। राजा राम जी 1689 से 1700 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि राजा राम जी कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे, कभी भी ये अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा राम जी की माता का नाम था सौराबाई, इनकी माता का नाम था सौराबाई, इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई और इनके पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय। जब मैंने आपको शिवाजी करवाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि जो शाहजी भोसले के पुत्र थे शिवाजी, तो वो उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज भी कहते हैं, वह शिवाजी प्रथम भी कहते हैं। शिवाजी प्रथम इसलिए कहते हैं उन्हें क्योंकि यहाँ पर राजा राम जी के जो पुत्र हैं शिवाजी, इन्हें शिवाजी द्वितीय कहा जाता है, तो उन्हें शिवाजी प्रथम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा राम जी छत्रपति संभाजी महाराज के सौतेले भाई थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रायगढ़ जहां पर शिवाजी महाराज ने
उसे अपनी राजधानी बनाया था रायगढ़ को, और रायगढ़ के ही दुर्ग में, रायगढ़ के ही किले में शिवाजी महाराज व संभाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और मराठा साम्राज्य की जो राजधानी थी वो भी रायगढ़ ही थी। तो मुगलों ने संभाजी महाराज के निधन हो जाने के बाद, इनके मर जाने के बाद जो सबसे ज्यादा चुनौती वाला जो क्षेत्र था वो था मुगलों का क्षेत्र। मतलब मुगल बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो मुगलों ने रायगढ़ के किले पर अधिकार किया, तो राजा रामजी जिंजी के किले में शरण ले ली थी। मतलब दोबारा देखिए कि मुगलों ने जब रायगढ़ के किले पर हमला किया और रायगढ़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया था, तो राजा रामजी वहां से भाग जाते हैं और जिंजी जो कर्नाटक में बीजापुर राज्य में था, जिंजी के किले में शरण ले लेते हैं। शिवाजी महाराज के समय में जो दक्षिण राजधानी थी मराठा साम्राज्य की, वो थी जिंजी और वेलूर जो किले थे, इनको शिवाजी महाराज ने जीता था और जिंजी को अपनी दक्षिणतम राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब मुगलों ने जिंजी के किले पर भी अधिकार कर लिया था, तो राजा रामजी वहां से भागकर सतारा नामक स्थान पर शरण ले लेते हैं और 1699 में सतारा को अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। दोबारा से देखिए कि मुगलों ने जब रायगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था, तो राजा रामजी जिंजी में चले जाते हैं, जिंजी के किले पर शरण ले लेते हैं। और जब मुगलों ने जिंजी के किले पर भी अधिकार कर लिया था, तो राजा रामजी भागकर सतारा नामक स्थान पर शरण ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब राजा रामजी सतारा नामक स्थान पर शरण ले लेते हैं, तो 1699 में राजा रामजी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया था, दूसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी थी रायगढ़ और दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा रामजी ने एक नया पद शुरू किया था, जो था पृथ्वी। हमने जब अष्टप्रधान, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान थे, मतलब 8 प्रधानों का एक मंत्री परिषद था जिसे अष्टप्रधान भी कहते थे। तो राजा रामजी ने उसी अष्टप्रधान में एक और नया पद सम्मिलित किया था, एक और नया पद जोड़ा था, जो था प्रतिनिधि। तो अब जो मंत्री परिषद थी, जो किसी टाइम पे शिवाजी महाराज के समय में, शिवाजी प्रथम के समय में जो 8 प्रधानों का अष्टप्रधान था, अब उस मंत्री परिषद में 9 प्रधान थे और 9वां जो पद जोड़ा था वो था प्रतिनिधि और 9वां पद जोड़ा था राजा राम जी ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि राजा राम जी की जो राजधानी थी, वो थी जिंजी व सतारा। और सतारा को इन्होंने 1699 में अपनी राजधानी बनाया था। जब मुगलों ने जिंजी के किले पर अधिकार कर लिया था, तो राजा राम जी जिंजी से निकलकर सतारा शरण लेते हैं। जो जिंजी है, जिंजी को शिवाजी ने जीता था और अपनी दक्षिणतम राजधानी बनाया था। तो जिंजी को दक्षिण का ट्रॉय भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा राम जी ने सेनापतियों को स्वतंत्र रूप से युद्ध लड़ने की आजादी दी थी। उन्होंने सेनापतियों से कोई भी पाबंदी नहीं रखी थी, कोई भी अपने नियम नहीं बनाए थे। उन्होंने सेनापतियों को फ्री हैंड दे दिया था लड़ने के लिए, मतलब पूरी आजादी दे दी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राजा राम जी ने मुगलों की सप्लाई लाइन पर भी हमला किया था। मुगलों की सप्लाई लाइन पर हमला किया जाता है राजा राम जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा राम जी का एक कथन है, एक वाक्य है, जो है कि राजधानी गिर सकती है। मतलब कि पहले जो मराठा
साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। रायगढ़ के बाद राजा राम जी जिंजी के किले पर आ जाते हैं, जिंजी को अपनी राजधानी बनाते हैं और मुगलों के द्वारा जिंजी पर भी अधिकार कर लिया जाता है, तो राजा राम जी सतारा को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो इसमें राजा राम जी का एक कथन है कि राजधानी गिर सकती है, जिस प्रकार से जिंजी रायगढ़ राजधानी गिर गई थी, वह मुगलों का अधिकार हो गया था कि राजधानी गिर सकती है परंतु शासन व्यवस्था नहीं, क्योंकि यह कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि राजा राम जी का जो शासनकाल था वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि औरंगजेब लगातार आक्रमण कर रहा था, फिर भी राजा राम जी ने मराठा साम्राज्य को की नींव को, मराठा साम्राज्य की शक्ति को बनाए रखा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि राजा राम के संघर्षों ने आगे चलकर मराठा साम्राज्य के पुनरुत्थान की नींव रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1700 ईस्वी में राजा राम जी का निधन हो जाता है। 1700 ईस्वी में छत्रपति राजा राम जी महाराज का निधन हो जाता है और इनके निधन के बाद यह कहा जाता है कि जब इनका निधन होता है तो शिवाजी द्वितीय जो थे, शिवाजी द्वितीय वो सिर्फ 4 वर्ष के थे, मतलब नाबालिग थे, इनकी उम्र बहुत ही छोटी थी और मराठा साम्राज्य का जो प्रशासन संभाला था, मराठा साम्राज्य की जो भागदौड़ संभाली थी वो इनकी पत्नी ताराबाई ने संभाली थी। तो इसके बाद ताराबाई जब 1707 में औरंगजेब के मर जाने के बाद संभाजी महाराज के पुत्र आ जाते हैं और वो 1707 में ताराबाई के साथ एक युद्ध लड़ते हैं। तो 1700 से लेके 1707 तक ताराबाई मराठा साम्राज्य को संभालती है, क्योंकि इनके जो पुत्र थे शिवाजी द्वितीय वो अभी छोटे थे। फिर आती है हमारी ताराबाई जी, और ताराबाई जी जब राजाराम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र हैं शिवाजी द्वितीय उस समय 4 साल के रहते हैं, परंतु जो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया जाता है वो ताराबाई के द्वारा किया जाता है। 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक किया जाता है। तो राजाराम महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज के बाद मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया जाता है ताराबाई के द्वारा, क्योंकि शिवाजी द्वितीय जो उनके पुत्र थे वो अभी छोटे थे, कुल 4 वर्ष के थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ताराबाई जी ने जिस प्रकार से संभाजी ने, उसके बाद राजाराम जी ने और उसके बाद ताराबाई जी ने मुगल सेना के साथ संघर्ष अपने जारी रखे थे, वह इनको मराठा साम्राज्य को जो सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा था वो मुगलों से ही करना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आजमगढ़ क्षेत्र में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो अगले मुगल शासक बनते हैं वो बनते हैं बहादुर शाह प्रथम, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है और आजम शाह भी कहा जाता है। और बहादुर शाह प्रथम जो मुगल शासक हैं वो साहू व उनकी माता येसुबाई को आजाद कर देते हैं। जब संभाजी महाराज को जब औरंगजेब मार देते हैं तो वो अपने साथ संभाजी महाराज के पुत्र साहू और उनकी पत्नी येसुबाई को ले जाते थे। और अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो मुगल शासक जो बनता है बहादुर शाह प्रथम वो साहू और उसकी माता येसुबाई को आजाद कर देता है। अब जब साहू और येसुबाई आजाद हो जाते हैं तो वो अपना राज्य मांगने के लिए मराठा साम्राज्य में जाते हैं, जहां पर पहले से ही ताराबाई मराठा साम्राज्य को संभाल रही थी। तो ताराबाई जी इन्हें इनका क्षेत्र देने से मना कर देती है। तो परिणाम स्वरूप
1707 में ताराबाई जी और साहू के बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध को खेड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। दोबारा से देखिए कि साहू और येसुबाई अपना राज्य मांगते हैं ताराबाई से और ताराबाई मना कर देती है और परिणाम स्वरूप 1707 में ताराबाई जी और साहू जी के मध्य खेड़ा व कोल्हापुर का युद्ध होता है जिसे साहू जीत जाता है और ताराबाई जी दक्षिण में चली जाती हैं जो कोल्हापुर क्षेत्र था। आगे चल के 1731 में एक संधि होती है जिसे हम वारना की संधि भी कहते हैं और इस संधि के अनुसार साहू जो थे इन्हें सतारा क्षेत्र मिल जाता है जिसको राजा राम प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था और ताराबाई जी को कोल्हापुर क्षेत्र मिलता है। एक बारी दोबारा से देखिए कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में तो मुगल शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर भी कहते हैं इसको। और जब बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक बनता है तो वो साहू और उसकी माता येसुबाई को छोड़ देता है, आजाद कर देता है। जब साहू और येसुबाई अपना राज्य मांगते हैं तो ताराबाई जी मना कर देती है और परिणाम स्वरूप 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है जिसे कोल्हापुर का युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध में साहू जो होता है वो ताराबाई जी को हरा देता है और परिणाम स्वरूप 1731 में एक संधि होती है जिसे वारना की संधि भी कहा जाता है और इस संधि के अनुसार जो साहू होता है साहू को सतारा क्षेत्र मिलता है और ताराबाई जी को दक्षिण का कोल्हापुर क्षेत्र मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ताराबाई जी का जो जन्म हुआ था वो 1675 ईस्वी में हुआ था, ये इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताराबाई जी के पिता का नाम था हंबीरराव मोहिते जो एक मराठा सेनापति थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ताराबाई जी ने छापामार युद्ध नीति अपनाई थी। वह छापामार जो युद्ध नीति मराठा साम्राज्य से चलती आ रही थी उसको ही आगे बढ़ाया था और ताराबाई जी ने अपने शासनकाल में जो इनका 1717 तक शासनकाल रहा था, इस शासनकाल में इन्होंने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, कर्नाटक तक आक्रमण किए थे। वह मराठा साम्राज्य को आगे तक बढ़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ताराबाई जी युद्ध नीति तय किया करती थी और अपनी सेना का नेतृत्व वो खुद किया करती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ताराबाई जी को मराठा साम्राज्य की लौह महिला भी कहा जाता है। तो मराठा साम्राज्य की लौह महिला कहा जाता है ताराबाई जी को। तो ये था ताराबाई जी के बारे में जानकारी, जिन्होंने जो शिवाजी द्वितीय के शासक तो था शिवाजी द्वितीय ही, परंतु जो नेतृत्व किया करती थी, जो मराठा साम्राज्य को संभाला करती थी, वो थी ताराबाई जी। उसके बाद जब 1707 में युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध और इसमें साहू जी जीत जाते हैं तो अब ताराबाई जी के बाद ताराबाई चली जाती हैं दक्षिण में कोल्हापुर क्षेत्र में। तो छत्रपति साहू महाराज का कार्य शासनकाल शुरू होता है और छत्रपति साहू महाराज का जो शासनकाल है वो 1707 से 1749 तक चलता है। पहला पॉइंट है हमारा कि साहू जी ने अपना राज्याभिषेक सतारा में करवाया था और इसे ही अपनी राजधानी बनाए रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि साहू जी ने अपना पेशवा जो एक पद था अष्टप्रधान में, शिवाजी प्रथम के शासनकाल में जो अष्टप्रधान थे उसमें एक पद था पेशवा, और पेशवा जो छत्रपति साहू जी ने अपना पेशवा जो नियुक्त किया था वो किया था बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने अपना पेशवा नियुक्त किया था 1713 में। और ये कहा जाता है कि 1713 से ही एक अलग वंश व एक अलग साम्राज्य जिसे पेशवा भी कहा जाता है उसकी शुरुआत
हो गई थी। और 1713 से ही जब से इन्होंने साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया था, वह पेशवा पद को वंशानुगत भी कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साहू जी का जो जन्म हुआ था वो 18 मई 1682 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इन्होंने अपनी राजधानी सतारा को बनाया था। जो संधि के बाद जो वारणा की संधि हुई थी, संधि में जो क्षेत्र साहू जी को मिला था सतारा, सतारा को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि साहू जी ने मराठा साम्राज्य को दिल्ली, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड और राजस्थान तक मराठा शक्ति को बढ़ाया था। मतलब अब जो मराठा साम्राज्य था वो उत्तर भारत में भी आना शुरू हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि साहू जी ने मुगलों से कुछ अधिकार मिले थे साहू जी को। जैसे 2 प्रकार के कर चलाए गए थे शिवाजी प्रथम के द्वारा। पहला कर था चौथ कर और दूसरा कर था सरदेशमुख कर। और साहू जी को मुगलों से जो चौथ मिलता था वो 25% मिलता था और सरदेशमुख जो मिलता था वो 10% मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि साहू जी का जो निधन होता है 1749 में। 1749 में साहू जी का निधन हो जाता है। साहू जी के बारे में यह कहा जाता है कि अगर साहू जी शासक नहीं बनते तो उत्तर भारत तक शक्ति पहुंची है उसका श्रेय जाता है साहू जी को। और जो पेशवा व्यवस्था बनी थी, जो पहले पेशवा बनाए गए थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, जो पेशवा पद वंशानुगत कर दिया गया था 1713 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साहू जी को मराठा साम्राज्य का शिल्पकार भी कहा जाता है। तो मराठा साम्राज्य का जो शिल्पकार है वो साहू जी को कहा जाता है। तो ये थी हमारी जानकारी छत्रपति साहू महाराज की। उसके बाद जो शिवाजी द्वितीय हैं, शिवाजी द्वितीय के पुत्र हैं राजा राम द्वितीय। जब साहू जी का निधन हो जाता है 1749 में, जो सतारा में थे, उसके बाद कोल्हापुर में तो ताराबाई व उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय का शासनकाल चल ही रहा था। साथ साथ जब साहू की मृत्यु हो जाती है 1749 में, तो 1749 से 1750 व 51 तक राजा राम द्वितीय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करते हैं। तो राजा राम द्वितीय जो होते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कोल्हापुर में, जहां पर ये वारणा की संधि के बाद अपनी माता के साथ, वो अपनी दादी के साथ रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि राजा राम द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक थे, क्योंकि धीरे धीरे जो पेशवा वंश थे, जो बालाजी पेशवा, जो और भी पेशवा रहे हैं, उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि राजा राम द्वितीय व बालाजी बाजीराव जिसे नाना साहब भी कहा जाता है, नाना साहब और राजा राम द्वितीय के बीच में काफी समय से संघर्ष चलता आ रहा था। परंतु जब बाजीराव ने अपना संघर्ष जारी रखा तो राजा राम द्वितीय ने कोल्हापुर, जिसे करवीर व संगोला की संधि भी कहा जाता है, और कोल्हापुर संगोला की संधि के अनुसार राजा राम द्वितीय ने पेशवा की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इस प्रकार से जो मराठा साम्राज्य था वो धीरे धीरे पेशवा साम्राज्य बनता चला गया था। तो अभी हमने मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक राजा राम द्वितीय के बारे में पढ़ा था, और राजा राम द्वितीय के साथ ही मराठा साम्राज्य पेशवा के अधीन हो जाता है, और मराठा साम्राज्य को जो विस्तार किया जाता है वो पेशवाओं के शासकों के द्वारा किया जाता है। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी प्रथम व मराठाओं के लिए कुछ मत थे। जैसे शिवाजी महाराज के लिए इतिहासकारों का मत, पहले इतिहासकार हैं यदुनाथ
सरकार। और यदुनाथ सरकार ने कहा था कि शिवाजी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता हैं। दूसरे इतिहासकार आते हैं हमारे डॉक्टर मजूमदार। और डॉक्टर मजूमदार ने यह कहा था कि शिवाजी एक कुशल सेनापति के साथ साथ एक महान शासक, एक सफल शासक भी थे। तीसरे इतिहासकार हैं हमारे खफी खां। और खफी खां ने शिवाजी के लिए कहा था कि शिवाजी धोखे का पिता और शैतान का चतुर बेटा है। चौथे इतिहासकार हैं हमारे ग्राट डफ। ग्राट डफ ने यह कहा था कि मराठों का उदय आत्मिक अग्निकुंड की भांति था। पांचवें इतिहासकार हैं हमारे स्मिथ। और स्मिथ ने यह कहा था कि शिवाजी के राज्यों को डाकू राज्य की संज्ञा दी गई थी स्मिथ के द्वारा। और औरंगजेब ने शिवाजी प्रथम को पहाड़ी डाकू व डाकू की संज्ञा दी थी। छठे इतिहासकार हैं हमारे सर वुलजले हैग। और सर वुलजले हैग ने शिवाजी को प्रजा की श्रद्धा और भक्ति प्राप्त थी। सर वुलजले के अनुसार शिवाजी को प्रजा की श्रद्धा और भक्ति प्राप्त हुई थी और इनका मानना था कि अन्य कोई भी ऐसा मराठा शासक नहीं था जिसको प्रजा की भक्ति और श्रद्धा प्राप्त हुई हो। सातवें इतिहासकार हैं हमारे रॉलिंसन। और रॉलिंसन ने शिवाजी प्रथम की जो तुलना की थी वो नेपोलियन से की थी। नेपोलियन जो एक महान शासक थे फ्रांस के। नेपोलियन शब्द से कि हमारे कुछ अन्य शासक भी हैं जिन्हें भारत का नेपोलियन व दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जैसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है टीपू सुल्तान को, और ईरान का नेपोलियन कहा जाता है आपका नादिर शाह को। तो ये थे हमारे कुछ इतिहासकार व उनका मत। उसके बाद शिवाजी ने नौसेना की शुरुआत की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छत्रपति महाराज शिवाजी की नौसेना। इनका कथन था कि जिसके पास समुद्र की शक्ति है वही तट और व्यापार को सुरक्षित रख सकता है। यह मानना था शिवाजी प्रथम का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शिवाजी प्रथम के समय में समुद्र पर जो व्यापार हुआ करता था वो कुछ विदेशी कंपनियों का हुआ करता था, जिनमें से पुर्तगाल, अंग्रेज, डच प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शिवाजी प्रथम ने अपनी जो नौसेना की स्थापना करी थी वो 1657 से 1664 में की थी। इस नौसेना को शुरू करने के पीछे शिवाजी प्रथम का क्या उद्देश्य था? तो इनका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था कोकण तट की रक्षा करना। दूसरा उद्देश्य है विदेशी शक्तियों को रोकना, जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, वो विदेशी जो व्यापारी आ रहे थे। तीसरा है समुद्री व्यापार की रक्षा करना, कि समुद्र से जो व्यापार होता है, जो मराठा साम्राज्य का व्यापार हो रहा था, उसकी रक्षा करना। चौथा है समुद्री डकैती की रक्षा करना, कि समुद्र के द्वारा, समुद्र के माध्यम से जो डकैती होती है उसकी रक्षा करना। तो ये है कुछ प्रमुख उद्देश्य जिसकी वजह से शिवाजी प्रथम ने नौसेना का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिवाजी प्रथम के नौसेना के कुछ प्रमुख अड्डे हैं। जैसे पहला है विजयदुर्ग, जिसे घेरिया भी कहा जाता है। दूसरा है सिंधुदुर्ग, जिसे सिंधुदुर्ग ये समुद्र में था, परंतु ये एक प्रकार का किला था, तो इसे किला भी माना जाता है। तीसरा जो अड्डा है वो है कोलाबा, और कोलाबा को अलीबाग भी कहते हैं।
चौथा जो अड्डा है वो है रत्नागिरी और पांचवा जो अड्डा है वो है दाभोल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि शिवाजी की नौसेना में लगभग 400 से अधिक जहाज थे। जो शिवाजी की नौसेना थी उस नौसेना में 400 से अधिक समुद्री जहाज थे और जहाजों के भी अपने अपने प्रकार थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जहाजों के प्रकार, जो 400 जहाज थे शिवाजी प्रथम के, इन 400 जहाजों के भी अपने अपने प्रकार थे। जैसे पहला है गुराब, दूसरा प्रकार है गलीवत, तीसरा प्रकार है पाल, चौथा प्रकार है मचवा या फिर होडी। तो ये हैं कुछ जहाज के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि शिवाजी प्रथम की नौसेना में कुछ प्रमुख अधिकारी भी थे। जैसे पहले अधिकारी का नाम है महानायक भंडारी, दूसरे अधिकारी का नाम है दौलत खां और तीसरे अधिकारी का नाम है सरदार कन्हैया आंग्रे। तो ये हैं कुछ प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि समुद्री किले। शिवाजी प्रथम के कुछ समुद्री किले भी थे, जिसमें से हमने अभी पढ़ा था कि हमारा एक समुद्री किला जो अड्डा भी था वो था सिंधुदुर्ग। तो पहला किला है सिंधुदुर्ग, दूसरा किला आ जाता है विजयदुर्ग और तीसरा किला आता है सुवर्णदुर्ग। तो ये हैं 3 प्रकार के किले। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी को, जिन्होंने नौसेना की शुरुआत की थी मराठा साम्राज्य में, शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। तो ये है हमारे मराठा साम्राज्य की जानकारी, जिसमें हम मराठा साम्राज्य के जो शासक थे उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे शिवाजी प्रथम के बाद आते हैं संभाजी के बाद आते हैं राजाराम और राजाराम के बाद आते हैं साहू, फिर ताराबाई जी आती हैं। फिर ताराबाई जी के जो पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, वो नाबालिग थे, तो उनका जो शासनकाल चलाया था वो ताराबाई जी ने चलाया था। उसके बाद आते हैं राजाराम द्वितीय, जो मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इसके बाद मराठा साम्राज्य का जो साम्राज्य संभाला था, जो नेतृत्व किया था, वो पेशवाओं ने किया था। और प्रथम पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था साहू ने 1713 में। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बालाजी विश्वनाथ जो प्रथम पेशवा हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।